गांव का परिचय और हवेली का इतिहास। कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां उन पर हो रहे कदमों की आवाज की तरह धीरे धीरे तुम्हारे पास आकर खड़ी हो जाती हैं और फिर तुम महसूस करते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उस हवेली की कहानी जिस पर गांव वाले नाम तक बोलना बंद कर देते हैं जब रात हो जाती है। गांव का नाम था बेलवाड़ी। पहाड़ की घंटियों के पास बसा एक छोटा सा गांव। लोग सरल थे, खेतों में काम करते, मेले जमते और दादी नानी की कहानी सुनते। लेकिन गांव के किनारे पर एक अलग सी चोटी थी। उस चोटी पर खड़ी थी एक विशाल हवेली। गांव वाले उसे कहते थे रघुनाथ हवेली। कई साल पहले यहां ठाकुर रघुनाथ सिंह रहा करते थे। हवेली में रौनक होती, रोशनियां होती, शहनाइयों की आवाजें गूंजती। पर एक रात सब कुछ बदल गया। सुबह गांव में अफरा तफरी मची। हवेली के दरवाजे खुलते ही अंदर का नजारा देख कोई ठहरा नहीं। फर्श खून से सना था, हस्तलिखित मूर्तियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर किसी ने लिखा था, वह फिर लौटेगी। ठाकुर परिवार का कोई पता न चला, न उनके बच्चे, न सावित्री, कुछ भी नहीं। गांव वाले बोले, उस रात हवेली से बच्चों की चीखें, हारमोनियम की अधूरी धुन और किसी औरत की हांफती हुई फुसफुसाहटें आई थीं। किसी ने कहा, वह औरत जिनकी आंखें रात में खिड़की पर दिख जाती थीं, वह अब भी वही है। और कहानी यहीं पर खत्म ना हुई। सालों से हवेली के चारों ओर अजीब बातें होती रहीं। गाय गायब होना, कुत्तों का बेकाबू भौंकना और कुछ लोगों का अचानक बीमार पड़ जाना। लोगों ने हवेली के पास मंदिर तक नहीं बनवाया। वहीं गांव में 4 दोस्त आए छुट्टियों पर। नाम थे अजय, राकेश, सीमा और कविता। चारों शहर से थे, कॉलेज के दोस्त। मजाक मजाक में अजय ने कहा, भूत प्रेत भैया वो सब तमाशा है, चलो आज रात उस हवेली में कैंप मारते हैं लाइव। हिम्मत है तो चलो, कैमरा है, टॉर्च है, दिखाएंगे गांव वालों को असली सच्चाई। मैं नहीं जाऊंगी। लोग कहते हैं जो अंदर गया वापस नहीं आया। चलो हम सिर्फ अंदर जाकर देख लेंगे, रात भर नहीं रुकेंगे, बस सजा करके निकल आएंगे। शाम ढली और चारों ने तय किया कि आधी रात को वे हवेली के अंदर जाएंगे। गांव वाले हाथ जोड़कर उन्हें रोकते रहे, पर दोस्तों की जिद में दम था। रात 12:12 चारों ने हवेली के विशाल जंग लगे लोहे के दरवाजे के सामने कदम रखा। अजय ने मजाक में दरवाजा धक्का दिया और जैसे ही वह टकराया, दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। सीमा का दिल धक से रह गया। कविता ने कैमरा ऑन किया, राकेश ने टॉर्च चमकाई। घने अंधेरे में झूमर की परछाई, बिखरी हुई संगीत पत्रिकाएं और दीवारों पर अजीब सी लकीरें दिखीं। सभी डरावने नजारे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा पुराना घर। पर दीवार पर जमी हुई धूल से बाहर निकली एक पंक्ति थी, खून के निशान जैसे। उसे पढ़ना मुश्किल था, पर धीरे धीरे रोशनी में दिखा, मुझसे खिलवाड़ मत करो। चारों ने छोटे छोटे समूहों में काम बांटा। अजय और राकेश जमीनी छत पर गए। कविता और सीमा ऊपर मंजिल पर। कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। देखो, एक पुरानी गुड़ियाओं की अलमारी। ये गुड़िया अजीब सी टंगी हुई है, जैसे किसी ने घड़ी की तरह गिनती छोड़ दी हो। कविता ऊपर फुसफुसाते हुए, सीमा, तेरे देखने की जो चीज है, आईना देखो, आईना जैसे किसी ने अभी अभी शीशा पोंछा हो। नहीं, मेरा हाथ मत छुओ। तभी ऊपरी मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। एक छोटी सी गुड़िया टकराकर नीचे गिरी, पर जो चीज सबसे ज्यादा हिलाकर रख गई वह थी कमरा, जहां की दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ एक नाम, सावित्री। अचानक हवेली की घड़ी बज उठी। एक बूढ़ी टूटी घंटी की आवाज और किसी ने धीरे से किसी का नाम पुकारा।
आवाज सीधी कानों में घुसने लगी। अजय ने टॉर्च ऊपर किया। एक परछाई सी दीवार पर सरकती हुई दिखी, लंबी पतली, और जैसे उसके बाल हवा में लहराते हों। आंखें नहीं दिखी, पर एक लाल चमक थी। वापस मत जाओ, तुम यहाँ के हो गए। अजय की हिम्मत टूटती नजर आई। उसने कैमरा पीछे कर लिया। सीमा की सांसें तेज हो गईं। ये क्या हुआ? कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना? दिखाओ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दिखाओ, पर बाद में, पहले बाहर निकले। पर हवेली ने उनके लिए रास्ता बदल दिया। जो दरवाजे अभी अभी खुले थे, वे अब खोले ही नहीं जा रहे थे। दीवारें जैसे सांस ले रही हों, हल्की आवाजें, फुसफुसाहटें, और कभी कभी बच्चे की हंसी जो अचानक ठंडी हवा में बदल जाती। हॉल के एक कोने में एक टूटी मेज पर कुछ बही खाते बिखरे थे। उनमें एक डायरी थी, धूल भरी, किनारे फटे। राकेश ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह कोई पुरानी डायरी लगती है, हाथ से लिखा हुआ। सावित्री का नाम। मैं सावित्री, इस हवेली की रानी। मेरे पति रघुनाथ ने तंत्र मंत्र के लालच में मेरा परिवार खो दिया। उन्होंने हमें अमृतत्व के लिए बलि दी, मेरे 2 छोटे पुत्रों और मेरे कुनबे को। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने दीवारों में मेरी आत्मा कैद कर दी। मैं हर रात रोती हूं, मैं हर रात तपती हूं, और एक दिन मैं उठूंगी। डायरी की आखिरी लाइन पर खून के कुछ धब्बे थे, और जैसे ही राकेश ने पलटा, दीवार पर एक नया संदेश उभर आया। हमने सोचा था तुम जाओगे, पर तुम रुके रहे। और फिर हवेली ने अपना असल रंग दिखाया। रास्ते बदलने लगे, कमरे एक दूसरे से जुड़कर अलग हो गए, जैसे किसी ने नक्शा पलट दिया हो। चारों दोस्त बिखर गए, अलग अलग भागों में फंस गए, और हर किसी का सामना उसकी सबसे बड़ी चीज से हुआ। अजय एक कमरे में पहुंचा जहां सैकड़ों गुड़ियां दीवारों पर टंगी थीं। उनकी आंखें जैसे जिंदा थीं, और जब अजय ने उनकी तरफ देखा, गुड़ियों ने एक साथ सिर हिलाया और हंसी जिसे कोई मानव नहीं हंस सकता, खूनी, तेज और अटपटा। अजय के भीतर कुछ खींच गया और वह पीछे की ओर भागा, पर कमरा कभी खत्म ही नहीं हुआ। गुड़ियों की हंसी उसके कानों में बैठ गई। कविता एक बड़े आईने के सामने खड़ी हुई और उसने खुद को देखा, पर शीशे में वही नहीं था। उसका चेहरा सड़ा गला, आंखों के गड्ढे और निगलती हुई मुखर रेखाएं। आईने में से एक हाथ निकला और बिस्तर की तरह उसे खींचने लगा। कविता जोर जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। पर आईना उसे खा गया। जब बाहर वालों ने देखा, आईना टूट गया और अंदर खालीपन था। सीमा एक कमरे में पहुंची जहां बीच में हवन कुंड जल रहा था। राख उठ रही थी और हवा में कोई सन्नाटा था। ठंडी परछाइयां उसके चारों तरफ गोल घूमने लगीं। किसी ने उसके कान में बुदबुदाया, आओ आओ, तेरा स्थान तैयार है। सीमा बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। जब वह आई तो उसने अपने हाथों को बदला हुआ देखा, जैसे किसी और की बनावट। राकेश ने सबक सीखा, भागना ही एक रास्ता था। उसने दरवाजे तोड़े, कांच के टुकड़े फेंके और किसी तरह से होते हवेली से बाहर आ पहुंचा। पर बाहर भी चैन न था। हवेली की खिड़कियां उसके पीछे लाल रोशनी छोड़ रही थीं और चारों दोस्तों की आवाजें हवेली के भीतर गूंज रही थीं। सुबह के उजाले में गांव वालों ने राकेश को हवेली के निकट बेहोश पाया। उसे उठाया गया और गांव के बुजुर्गों के पास ले जाया गया। गांव के बाहर एक बाबा रहता था जिसे लोग चौधरी बाबा कहते थे। वह कभी कभी हवेली की ओर मंडराता दिखाई देता था। चौधरी बाबा, तुमने हवेली की नींद तोड़ी, अब उसका हिसाब देकर जाओगे। सावित्री की आंख शांत नहीं होगी। न पैसा काम आएगा, न प्रार्थना। सिर्फ एक ही उपाय है, वह जो हवेली की गहराई में है। बाबा ने बताया कि हवेली के बेसमेंट में एक होल्डिंग रूम है जहां पहले तंत्र किया जाता था। वहां एक वीड़ानुमा पत्थर है, अगर उसे ताजा किया जाए तो सावित्री का हिस्सा शांत हो सकता है। पर बाबा ने चेताया, पत्थर को जगाने का अर्थ है कुछ और भी। राकेश ने गांव वालों की मदद से रात को फिर हवेली में जाने का निर्णय लिया। केवल एक ही उद्देश्य, अपने दोस्तों को बचाना। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, पर दर्द और दोष ने राकेश को भीतर खींच लिया। रात गिरते ही राकेश, चौधरी बाबा
और 2-3 गांव वाले लेकर हवेली पहुंचे। उन्होंने साथ में लाल रोशनी, जल और थोड़े से ताबीज रखे थे। बेसमेंट का दरवाजा अंधेरे में ढका हुआ था। वहां उतरते ही एक गहरी गंध और किसी की बुदबुदाती आवाजें मिली। चौधरी बाबा ने कहा, अब जो भी होगा अपना दिल कसकर रखो, पत्थर आवाज देगा। होल्डिंग रूम में पहुंचे तो देखा एक बड़ा पत्थर था, ऊपर परसों की कुछ निशानियां और बीच में एक चिन्ह, जिस पर हाथ रखते ही हवा ठंडी पड़ने लगी। राकेश ने हाथ रखा और पत्थर ने एक गहरी गूंज छोड़ी, जैसे किसी ने खुली छाती में हवा भरी हो। किसे बुला रहे हो? किसका लालच मिटाने आए हो? चौधरी बाबा ने मंत्र बोले और हवेली ने अपना असली रूप दिखाया। दीवारें टूटने लगीं, परछाइयां बाहर आकर लोगों के चारों ओर मंडराने लगीं। अचानक एक तेज तेज रोशनी सबको घेरने लगी और एक स्वर गूंजा, जो मेरे साथ खिलवाड़ करेगा वह यहाँ का हिस्सा बनेगा। अजय, कविता, सीमा, जवाब दो। लेकिन जवाब के बजाय एक स्वर ने कहा, तुम देर आए हो। चौधरी बाबा ने आखिरी उपाय किया। पत्थर को फिर से सन्न कर देने के लिए किसी को स्वयं खोलना होगा। उसने कहा, एक जीवन उसी पर चढ़ेगा जो अपना आत्मबल दे दे, तब बाकी निकल पाएंगे। राकेश ने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया। उसने कहा, मैं करूंगा। पर पत्थर ने ठंडी हंसी की। यहां पर परिस्थिति गंभीर हुई। चौधरी बाबा ने झट से कहा, ना, यह सही नहीं। कोई खुद को त्यागेगा तो हवेली का पेट शांत नहीं होगा, वह भूखा रहेगा। अंततः एक तीव्र संघर्ष हुआ, पर बात का नतीजा यूं निकला कि चारों आवाजों में से 2 गूंजती रह गई और हवेली ने चारों में से कुछ आत्माओं को छोड़ दिया, पर कुछ को चूस कर अपने अंधेरे में रख लिया। अंत में राकेश जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा फीका पड़ा, आंखें खाली। गांव वालों ने महसूस किया कि हवेली का शाप अभी पूरा नहीं टूटा। कुछ रिहाई मिली, मगर कुछ आत्माएं वापस उसी दीवार के अंदर रह गईं। आज भी बेलवाड़ी के लोग हवेली के पास से जल्दी निकल जाते हैं। हवेली के खिलाफ एक छोटी सी चौखट लगाई गई, पर रात में कभी कभी दूर दूर से हारमोनियम की धुन सुनाई देती है और किसी का धीमा रोना। कहा जाता है कि अजय, कविता और सीमा की आत्माएं कभी कभी खिड़की की परछाई में दिख जाती हैं। मुस्कान नहीं, सिर्फ सुनसान चेहरा और आग जैसी आंखें। राकेश गांव में रह गया, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक सूनी थकान देखी जाती है। और अगर तुम कभी गलती से भी उन खिड़कियों की ओर देखो आधी रात में और सुनो कोई फुसफुसा, आजा और साथ रह जा, तो मेरी बात मानो, लौट जाओ, बचकर लौट जाओ, क्योंकि कुछ घर अपने भीतर को भूखा रखते हैं और नए मेहमान उन्हें स्वादिष्ट लगते हैं।